हमें बहुत मेहनत लगती है ये सब वीडियो बनाने में, इसीलिए लाइक कमेंट जरूर से करना और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर चलो एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीजन 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जनिन क्लैन का कैंपस, जहां हमें नाओया जनिन दिखाई देता है। नाओया नाओबितो जनिन का बेटा होता है। अगर आपको नाओबितो जनिन याद ना हो तो याद दिला दूं, ये वही बुड्ढा है जिसने लास्ट सीजन में डैगोन के साथ फाइट के दौरान अपना एक हाथ गवा दिया था और बाद में जोगो ने इसका तंदूरी बना दिया था, जिसके बाद वो काफी बैडली इंजर्ड हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। एक्चुअली आज जनिन क्लैन के न्यू हेड को चूज किया जाना था, इसीलिए नाओया भी यहाँ आया होता है। यहाँ हमें 2 और नए कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ओगी जनिन जो नाओबितो जनिन का छोटा भाई होता है और माकी और माई का बाप भी वही होता है। वहाँ हमें जिंची जनिन भी दिखाई देता है, जिसका जनिन क्लैन से एग्जैक्ट रिलेशन किसी को नहीं पता, लेकिन इंटरनेट के थ्योरीज के अकॉर्डिंग शायद वो तोजी का बड़ा भाई या उसका ट्विन ब्रदर हो सकता है। तभी वहाँ नाओया भी आ जाता है। ओगी बोलता है, तुम लेट हो, तुम्हारे फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे थे? नाओया कहता है, क्या फर्क पड़ता है, आखिर जनिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर तो मुझे ही बनना है। वैसे भी मेरे दोनों बड़े भाई काफी ज्यादा वीक और यूजलेस हैं। इसके बाद नाओया ओगी और जिनिची दोनों की बेइज्जती करने लगता है। एक पॉइंट पे उन्हें तोजी से कंपेयर कर देता है। ये सुनते ही ओगी जनिन गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड नाओया के गले पर रख देता है। सिचुएशन काफी हीटेड हो जाती है। तभी वहां एक बंदा आता है और बताता है कि नाओबितो जनिन अब नहीं रहे। फिर वो उन्हें नाओबितो की आखिरी इच्छा पढ़ के सुनाता है, यानी जनिन क्लैन का अगला वारिस कौन होगा। और ऑफ कोर्स नाओया जनिन को ही चूज किया जाता है। वो जनिन क्लैन का 27th हेड बनने वाला होता है। वो ये भी बताता है कि जनिन क्लैन के सीक्रेट स्टोरेज में जितने भी फॉरबिडन वेपन्स और कर्स टूल हैं, उन सबका एक्सेस अब नाओया को मिलेगा। हालांकि उन फॉरबिडन वेपन्स और कर्स टूल को यूज करने के लिए उसे अपने अंकल ओगी जनिन या जिंची जनिन से परमिशन लेना होगा। ये सुन के नाओया थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। वो बंदा बताता है कि नाओबितो जनिन ने ये भी लिखा है कि अगर किसी रीजन की वजह से गोजो मर जाता है या फिर अपनी पावर यूज करने की एबिलिटी खो देता है, तो उस केस में जनिन क्लैन का लीडर नाओया नहीं बल्कि मेगुमी फुशिगुरो बनेगा। ये सुनते ही नाओया पूरी तरह से भड़क जाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। आखिर मेरे बाप ने कौन सा माल फूंक के ये सब डिसाइड किया? भला जनिन क्लैन को मुझसे बेटर कौन लीड कर सकता है? इसके बाद नाओया डिसाइड करता है कि वो मेगुमी फुशिगुरो को मार के अपने रास्ते से हटा देगा ताकि जनिन क्लैन का लीडर वही बन सके। उसकी सर्वेंट बताती है कि मेगुमी अभी यूजी इतोदोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है, जो सुकुना का वेशल है। नाओया कहता है, अच्छा है, फिर मैं दोनों को एक साथ ही मार दूंगा, क्योंकि अब टोक्यो पूरी तरह कर्स स्पिरिट से सराउंडेड है। तो अगर नाओया मेगुमी को मार भी देता है तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। इसके बाद हम फाइनली यूजी इतादोरी को देखते हैं। यूजी अभी तक शिबुया इंसिडेंट के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया होता। तभी वहां चोसो आ जाता है और उसका हाल चाल पूछता है। यूजी बताता है कि वो फील कर पा रहा है कि उसके अंदर सुकुना की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। चोसो सजेस्ट करता है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें वापस जुजुत्सु हाई चले जाना चाहिए। लेकिन यूजी कहता है, मुझे पता है सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, ऊपर से मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया है, तो अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता। फिर यूजी चोसो से पूछता है, मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है, तो क्या तुम मुझे हेट नहीं करते? चोसो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो एक इंसिडेंट था और ऊपर से अब हम दोनों सिबलिंग्स भी हैं। इसके बाद दोनों निकल जाते हैं टोक्यो में जितने भी कर्सेस होते हैं उनको मारने। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूजी के पीछे काफी सारे कर्स स्पिरिट लगे हुए होते हैं। यूजी उन सबको अपने पीछे भागते हुए एक टनल के अंदर ले जाता है, जहां चोसो पहले से ही होता है। चोसो अपने ब्लड पियर्सिंग अटैक का यूज करके उन सबको एक साथ मार देता है। इधर एक जाइंट कर्स स्पिरिट चोसो पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूजी टाइम पर पहुंच के उसे काफी आसानी से मार देता है। ये देख करके चोसो काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि यूजी अभी तक फुल्ली रिकवर भी नहीं हुआ होता, फिर भी इतनी अच्छी फाइट कर रहा होता है। तभी वहां नाओया जनिन की एंट्री होती है। नाओया कहता है, लगता है मेगुमी से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें तो अब तक भाग जाना चाहिए था। यूजी पूछता है, भला हम क्यों और किससे भागें? नाओया बताता है, तुम्हें हायर अप्स ने डेथ सेंटेंस सुना दिया है, क्योंकि अब गोजो सील हो चुका है, तो तुम्हें बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। वो आगे कहता है, वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन तुम पहले मिल गए,
तो पहले तुम्हें मारने में भी कोई हर्ज नहीं। इतना बोल के नाओया तुरंत यूजी के पीछे आ जाता है और इससे पहले यूजी रिएक्ट कर पाता, नाओया एक एल्बो स्ट्राइक मार के उसे गिरा देता है। ये देख करके चोसो तुरंत यूजी को बचाने आता है, लेकिन नाओया उसे भी बुरी तरह पीट देता है, लिटरली मुक्कों की बरसात कर देता है और चोसो को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देता। इतना ही नहीं, वो चोसो की धुलाई करते करते लिटरली अपने बाल संवार रहा होता है। मतलब भाई अपना अलग ही ऑरा प्लस 999 करने में लगा होता है। नाओया से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद चोसो और यूजी को रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो समझ जाते हैं कि नाओया बहुत फास्ट है, लेकिन उसकी टेक्निक काफी अलग है। वो लोग ये डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा फील होता है। यूजी को एक पल के लिए लगता है कि कहीं ये गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन फिर वो तुरंत समझ जाता है कि नहीं, ये ऑरा उनसे भी ज्यादा क्रीपी है। और तभी हम देखते हैं यूटा ओकोत्सु की एंट्री। आते ही यूटा पूछता है, तुम सब में से इतादोरी कौन है? यूटा को देखते ही नाओया की भी फट जाती है। वो कहता है, तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइड का ही हूँ। यूटा का नाम सुनते ही यूजी समझ जाता है कि ये वही सेकंड ईयर स्टूडेंट है जिसे गोजो सेंसे ने ट्रेन किया था। इधर नाओया अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो जेनिन क्लैन से है। वो कहता है, मैं भी यूजी को मारने आया हूँ, लेकिन अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं बीच में नहीं आऊंगा। जब उधर यूटा और नाओया बात कर रहे होते हैं, इधर चोसो यूजी से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। एक साथ दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, मैं तब तक इस ब्लॉन्ड हेयर वाले को संभाल लूंगा, तुम जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। यूजी वही करता है और तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन यूटा भी बिना एक सेकंड वेस्ट किए यूजी के पीछे लग जाता है। इधर चोसो और नाओया की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। नाओया कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है, जो काफी ज्यादा लेम टेक्निक है। तुम्हें जितना टाइम अपना ब्लड पियर्सिंग अटैक को फोकस करने में लगता है, उतने में तो मैं तुम्हें 50 बार हरा दूं, इसीलिए तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। चोसो कहता है, मरने तो तुम वाले हो, तुम्हें क्या लगा मेरे छोटे भाई पे अटैक करके जिंदा बच जाओगे? तभी सीन कट होता है यूटा और यूजी की तरफ। यूटा अपनी स्वॉर्ड से यूजी पर अटैक करता है, लेकिन स्वॉर्ड टच कर पाए उससे पहले ही यूजी उसे अपने हाथों से रोक लेता है। उसके बाद यूजी तुरंत उठ करके यूटा के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन यूटा उसे सेंस कर लेता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड घुमा करके अटैक करता है। यूजी तब तक उसके रेंज से बाहर जा चुका होता है। इसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बैटल होती है और दोनों एक से बढ़ करके एक प्रूव कर रहे होते हैं। यूजी सारे अटैक्स डॉज करते जा रहा होता है और यूटा धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा होता है। फाइट के बीच जैसे ही यूटा अपनी कर्स एनर्जी यूज करता है, यूजी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यूटा के पास सिर्फ रॉ पावर ही नहीं बल्कि इंसेन अमाउंट में कर्स एनर्जी भी होती है। तभी यूटा बताता है कि उसके पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास 6 आईज हैं जो उन्हें एक्सेप्शनल बनाते हैं, इसीलिए वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। पर सिर्फ कर्स एनर्जी के मामले में मैं उनसे काफी आगे हूं। इतना कहकर के यूटा फिर से अटैक करता है। अब यूजी के लिए यूटा को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूटा के बॉडी के अराउंड कंटिन्यूअसली कर्स एनर्जी फ्लो कर रहा होता है, इवन उसके स्वॉर्ड के अराउंड भी। इस वजह से ना सिर्फ उसकी मूवमेंट रीड करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि यूजी की सारे अटैक्स का डैमेज भी यूटा मिनिमाइज करते जा रहा होता है। यूजी का डैमेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तभी यूजी भी यूटा के स्वॉर्ड को काउंटर करने के लिए अपना नाइफ निकाल लेता है, लेकिन वो नाइफ कुछ खास काम नहीं आता और तुरंत टूट जाता है। इसी बीच यूटा यूजी को स्लैश मार देता है, लेकिन यूजी भी उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। ये देख करके यूटा पहले हैरान हो जाता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि आखिर यूजी भी तो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है, तो ये सब उसके लिए नॉर्मल है। जैसे ही यूजी देखता है कि यूटा की स्वॉर्ड टूट चुकी है, वो तुरंत उसकी तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो ज्यादा अच्छा है और उसे क्लोज जाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से रीका आ जाती है और यूजी को पीछे से पकड़ लेती है। ये यूजी के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये चीज आखिर है क्या। यूजी चाह करके भी हिल नहीं पाता, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और तभी यूटा उसके पास आता है और अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से यूजी के चेस्ट में स्टैब कर देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चोसो और नाओया वाली फाइट में,
जहां नाओया चोसो की काफी बुरी तरह से धुलाई कर रहा होता है। लेकिन चाहे वो कितनी बार भी उसकी पिटाई करे, चोसो हर बार उठ करके खड़ा हो जाता है। पर चोसो इतनी देर से सिर्फ पिट ही नहीं रहा होता, बल्कि वो नाओया की टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा होता है। और एक टाइम के बाद तो वो लिटरली नाओया की स्पीड को मैच करने लगता है। ये देख करके नाओया भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अपना नाइफ निकाल करके चोसो को स्टैब कर देता है। चोसो कहता है, तुम फुल्ली प्रिपेयर होकर आए हो। नाओया बोलता है, एक्चुअली फाइट के बीच वेपन यूज करना एक सॉर्सरर के लिए शर्म की बात होती है, इसीलिए आई एम नॉट प्राउड, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है। फिर दोनों के बीच थोड़ी कन्वर्सेशन होती है। नाओया बताता है कि वो अपने भाइयों को कितना हेट करता है और चोसो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। चोसो नाओया को लेक्चर देने लगता है कि बड़े भाई को देख करके ही छोटे भाई सीखते हैं। ये सुनकर के नाओया बोलता है, बस भी करो, मुझे उल्टी आ रही है। तभी अचानक नाओया नोटिस करता है कि नीचे बहुत सारा खून बह रहा होता है और तभी वहां खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोसो अब तक जिंदा कैसे है। अब जैसा कि आप सब जानते हो, चोसो एक तरह से नोरितोशी कामो का एक्सपेरिमेंट है। वो एक डेथ पेंटिंग वूम्ब है, यानी कर्स और इंसान का हाइब्रिड। इसीलिए वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है और जब तक उसके पास कर्स एनर्जी है, वो ज्यादा खून बहने से नहीं मर सकता। नाओया उसके ब्लड से बच करके भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा होता। जमीन पर जो ब्लड होता है वो ग्लू की तरह नाओया को चिपक जाता है। इसका फायदा उठा के चोसो उस पर अपना ब्लड पियर्सिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन नाओया के पास अपने फादर जैसी 24 FPS वाली टेक्निक होती है, जिसमें वो एक सेकंड में 24 अलग अलग मूव्स कर सकता है। इसी टेक्निक का यूज करके वो चोसो के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन चोसो के पास सुपरनोवा टेक्निक होती है, जिसे मास्टर करने में उसे 150 साल लगे होते हैं। इस टेक्निक में वो टारगेट पर हर डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। नाओया ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो भी इसका शिकार हो जाता है। इसके चलते नाओया काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। जरा सोचो, ये बंदा यूजी और मेगुमी को मारना चाहता था और चोसो से पिट गया। शुरुआत में तो पूरा ऑरा दिखा रहा था, अब 2 मिनट में ही इसके सारे ऑरा के आगे एल लग गए। फिर चोसो जब उसे खत्म करने जा रहा होता है, तभी वहां यूटा आ जाता है और एक पंच मार करके चोसो को साइड फेंक देता है। यूटा अपने साथ यूजी की डेड बॉडी भी लाया होता है। वो नाओया के पास जाता है और बोलता है, तुम काफी पेनफुल लग रहे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें जाग करके हायर अप्स को रिपोर्ट देना होगा कि यूजी मर चुका है। इसके बाद हमें यूजी का एक विजन दिखाया जाता है। उस विजन में यूजी अपने फादर जिन इतादोरी को देखता है। तभी वहां यूजी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहना, वरना एक दिन मर जाओगे। और तभी हमें यूजी की मॉम काओरी भी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि उसके सर पर बिल्कुल वही निशान होते हैं जो फेक गेटो के सर पर होते हैं। इसी के साथ ये विजन खत्म हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी को होश आ जाता है, मतलब वो मरा नहीं था। वहां यूटा भी बैठा होता है। यूजी को जिंदा देख करके यूटा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। एक्चुअली गोजो ने यूटा से कहा था कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो यूजी का ख्याल रखना। इस वजह से यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया था और हायर अप्स तक मैसेज भी पहुंचा दिया कि यूजी मर चुका है, ताकि अब उसके पीछे कोई ना आए। यूजी पूछता है, तो जो तुमने मुझे स्टैब किया था वो भी फेक था? मुझे लगा कि मैं सच में मर गया। यूटा बताता है, स्टैब करते वक्त ही मैंने लास्ट मोमेंट पर कर्स रिवर्स टेक्निक यूज करके तुम्हें हील कर दिया था, लेकिन हम ये बार बार नहीं कर सकते, वरना हायर अप्स को शक हो सकता है, पर फिलहाल के लिए तुम सेफ हो। यूजी कहता है, आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? यूटा बोलता है, ये काफी सिंपल है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूं वो तुम्हारी परवाह करते हैं। तभी वहां मेगुमी आ जाता है और उन दोनों के बीच एक छोटा सा रियूनियन होता है। यूजी अभी तक शिबुया इंसिडेंट के कांड को लेकर के रिग्रेट में होता है, लेकिन मेगुमी उसे समझाता है। वो कहता है, अब हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर के यूजी शॉक हो जाता है।
मेगुमी बताता है कि नकली गेटो ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है, जिसमें हर सॉर्सरर को ना चाहते हुए भी एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी और मारना पड़ेगा। इस गेम का नाम है कलिंग गेम। इसमें मेरी बहन सुमिकी को भी ना चाहते हुए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर कि यूजी भी तैयार हो जाता है। मेगुमी बताता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा और मास्टर तेंजन से मिलना होगा, क्योंकि वही बता सकती हैं कि गोजो सेंसे को कैसे आजाद करना है, और ये भी कि नकली गेटो आखिर है कौन और उसका असली गोल क्या है। यूजी पूछता है, क्या मिस यूकी को ये सब पता है? मेगुमी बोलता है, ये प्लान उन्होंने ही बताया है, वो भी जुजुत्सु हाई में ही छुपी हुई हैं। तभी यूटा बोलता है, लेकिन हम मास्टर तेंगेन तक पहुंचेंगे कैसे? वहां 1000 से भी ज्यादा गेट्स होते हैं और वह कंटिन्यूअसली सफल होते रहते हैं। तभी वहां चोसो आ जाता है और कहता है, मास्टर तेंगेन के बैरियर में एंटर करने का रास्ता मैं बता सकता हूं। माहितो ने एक बार वहां से डेथ पेंटिंग और सुकुना के फिंगर चुराई थी, हम भी वही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सब लोग जुजुत्सु हाई पहुंचते हैं, जहां हमें यूकी और माकी भी दिखाई देती हैं। फिर चोसो उन सबको तेंगेन तक पहुंचने में मदद करता है। उसके जो 6 रिमेनिंग डेथ पेंटिंग होते हैं, जिनमें उसके बाकी भाई होते हैं, वो उन्हें सेंस कर सकता है। वो सब एक वेयर हाउस में स्टोर होते हैं, जो टेंजन के टॉम्ब के पाथ पर ही होता है। चोसो की हेल्प से वो लोग फाइनली टेंगेन के हॉल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। यूकी बताती है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि टेंगेन उन सबको रिजेक्ट कर रही है, इसीलिए वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे टेंगेन खुद अपीयर हो जाती है। हमें पता चलता है कि वो वहां सबको जानती है और सबको ग्रीटिंग करती है। सबकी आंखें फट जाती है टेंजन को देखकर, क्योंकि उन सब ने उसे पहली बार देखा होता है। वहीं यूकी पूछती है, तुमने टॉम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर क्यों बंद कर रखा है? टेंगेन कहती है, मुझे लगा तुम सब केंजाकू से मिले हुए हो, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकती कि किसके दिल में क्या चल रहा है। सब सोचने लगते हैं कि ये केंजाकू कौन है भला। तो टेंगेन कहती है कि केंजाकू वही है जिसे तुम नोरितोशी कामो कहते हो और जो अभी सुगुरु गेटो के बॉडी में है। यूकी अभी भी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये क्या बात कर रही है, क्योंकि यूकी को अभी भी फेक गेटो यानी केंजाकू की रियल आइडेंटिटी नहीं पता होती। वैसे ये चीज अभी एनिमे में नहीं बताई गई है, पर मैं आपको केंजाकू के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर वो है कौन। केंजाकू एक 1000 साल पुराना एंशिएंट सॉर्सरर है, जिसकी मेन कर्स टेक्निक है ब्रेन ट्रांसप्लांट और बैरियर्स। केंजाकू जिस भी बॉडी में अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करता है, वो उस सॉर्सरर की कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है, और वो ऐसे ही ब्रेन ट्रांसप्लांट करते करते अभी तक जिंदा है। इसकी सबसे पहले वाली बॉडी के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन इसकी लास्ट नोन बॉडी की बात करें तो वो थी नोरितोशी कामो की। उसी बॉडी के टाइम उसने 9 डेथ वूम पेंटिंग बनाए थे, जिससे चोसो ईसो केचिजो बने। उसके बाद उसने अपना ब्रेन काओरी इतादोरी के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया, जो यूजी इतादोरी की माँ है। फिर उसके बाद उसने गेटो को ढूंढा, क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक काफी पावरफुल थी। अब वापस स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इधर इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही होती है, पर इतादोरी को यह जानना होता है कि टेंगेन ऐसा क्यों दिखती है। टेंगेन बताती है, मैं इमॉर्टल जरूर हूं पर एजलेस नहीं, मेरी एजिंग होती रहती है। तुम भी अगर 500 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे तो ऐसे ही दिखोगे। 12 साल पहले मेरी मर्जिंग रुक गई थी, क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया गया था। इस वजह से मेरी एजिंग और फास्ट हो गई और एक इंडिविजुअल के तौर पर मेरी अवेयरनेस खत्म हो गई, और इसी वजह से मैं इस दुनिया के साथ मिक्स हो गई हूँ। तभी मेगुमी कहता है, हम यहाँ आपसे केंजाकू के मेन ऑब्जेक्टिव और प्रिजन रेल्म को कैसे ओपन करें ये जानने आए हैं। टेंगेन इसका जवाब देने से पहले एक कंडीशन रखती है। वो चाहती थी कि यूकी, चोसो और यूटा में से कोई 2 लोग वहीं रुक जाएं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। सब सोचते हैं, प्रोटेक्शन? पर तुम तो इमॉर्टल हो ना? माकी पूछती है, क्या तुम्हें भी सील होने या किसी और चीज से डर लगता है? वो बताती है, इसके पीछे का रीजन भी केंजाकू है। केंजाकू चाहता है कि वो सारे लोगों को इवोल्यूशन के लिए मजबूर कर दे। मेगुमी कहता है, इसके बारे में तो हमने भी सुना था, पर केंजाकू ने उसी टाइम सबको सॉर्सरर क्यों नहीं बना दिया, जब उसके पास माहितो की कर्स टेक्निक आइडियल ट्रांसफिगरेशन की पावर आ गई थी। टेंगेन उन्हें बताती है, उस वक्त उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं थी। फाइट के दौरान जो कर्स एनर्जी रिफाइन होती है, वो वापस सॉर्सरर के पास नहीं जाती, और एक सिंपल कर्स टेक्निक के एनर्जी से सभी के अंदर इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसने मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करने का आइडिया सोचा।
तभी यूजी पूछता है, एक सेकेंड, आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकती हो ना, फिर ये आइडिया काम कैसे करेगा? टेंगन बताती है, ऐसा पहले होता था, पर पिछले 12 सालों से मैं खुद इवोल्यूशन में हूं, इसलिए अब ये पॉसिबल है। इस पर चोसो पूछता है, तुम तो अकेली हो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन के साथ मर्ज कर पाओगी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? टेंगन कहती है, जो तुम अभी मुझे देख रहे हो वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। इवोल्यूशन के चलते अब मेरी सोल हर जगह है, और जैसा मैंने कहा, अब मैं हर जगह हूं। और तभी टेंगन जैसे दिखने वाली और कई सारे क्लोन्स वहां आ जाते हैं। फिर टेंगन कहती है, जो भी पर्सन मेरे साथ मर्ज करेगा वो करंट सॉर्सरर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। वो ऐसे लोग होंगे जो यहाँ होंगे भी और नहीं भी। मेरे पास बैरियर टेक्निक है जिसकी पावर से मैं इस बॉडी फॉर्म को मेंटेन कर पा रही हूँ। पर अगर ह्यूमन काइंड इवॉल्व हुई और उनमें से एक भी पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी और एक पर्सन की बुराई सभी के अंदर तुरंत फैल जाएगी और फिर पूरी दुनिया में वही होगा जो अभी टोक्यो में हुआ है। माकी कहती है, आप मर्ज करने से मना क्यों नहीं कर देती? टेंगन कहती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवॉल्व होने के बाद मैं एक कर्स स्पिरिट की तरह बन चुकी हूँ, इसीलिए केंजाकू जब चाहे मुझे कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से ऑब्जर्व कर सकता है। ये सुनते ही सबकी हालत टाइट हो जाती है और सब फाइनली समझ जाते हैं कि टेंगन को बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों है। तभी मेगुमी पूछता है, इन सब चीजों के बीच कलिंग गेम स्टार्ट करने का क्या रीजन था? तो टेंगन बताती है, इसे तुम मर्जिंग से पहले का वार्म अप समझ लो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब नॉन स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ भी मर्जिंग पॉसिबल है। तो कलिंग गेम में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी का यूज होता है और जो बाउंड्रीज कॉलोनी के बीच बनी हुई हैं, उनके थ्रू लोगों को एक साइड से दूसरी साइड भेजा जाएगा और इसी वार्म अप से वो फाइनल रिचुअल परफॉर्म करेगा। लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने काफी बाइंडिंग वॉर्स किए हैं, इसीलिए वो खुद गेम में मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये सुनकर खुश मत होना, क्योंकि ये चीज भी तुम्हारे फेवर में नहीं है। अब तुम चाहे केंजाकू को मार भी दो, तब भी गेम खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि गेम खत्म करने के लिए या तो सारे प्लेयर्स आपस में लड़कर मर जाएं, या फिर सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने से मना कर दें और मर जाएं। इन शॉर्ट, मरना ही एक सॉल्यूशन है। टेंगन ये भी कहती है कि जो तुम इतने सारे रूल्स देख रहे हो वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी रिचुअल को इंटरप्ट ना कर पाए। ये सुनकर के सबको समझ आ जाता है कि उन्हें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनका प्लान होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 100 पॉइंट कलेक्ट करना और एक ऐसा रूल ऐड करना जिससे गेम से एग्जिट किया जा सके और सुमिकी जैसे प्लेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उन्हें रोका जा सके। अब जब इतनी बात रूल्स की हो ही रही है तो मैं आपको कलिंग गेम के सारे रूल अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि एपिसोड देखने के बाद ये सब आपके ऊपर से ही गया होगा। मुझे खुद 3 से 4 बार देखना पड़ा था, तब जाकर के समझ आया। देख रहे हो आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूं, तो इसी बात पर फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। तो चलो अब रूल्स की तरफ। कलिंग गेम्स में अभी के लिए टोटल 8 रूल्स हैं, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, जिस भी इंसान की कर्स टेक्निक अवेकन हुई है उन्हें 19 दिन के अंदर अपने पसंद की किसी भी कॉलोनी में खुद को एज अ प्लेयर रजिस्टर करना होगा। अब इस गेम में 3 तरह के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो अपने नेचुरल सॉर्सरर जैसे मेगुमी यूटा, दूसरे वो जिन्हें केंजाकू ने कर्स ऑब्जेक्ट खिला करके एंशिएंट सॉर्सरर्स के लिए वेसल बना रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा यूजी सुकुना का वेसल है। शिबुया इंसिडेंट के बाद केंजाकू ने इन कर्स ऑब्जेक्ट की सील तोड़ दी ताकि एंशिएंट सॉर्सरर्स उनकी बॉडी में रीइंकारनेट हो सके, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेगुमी की बहन सुमिकी है। और तीसरे वो लोग जिनके डीएनए में कर्स टेक्निक इनबिल्ट थी, लेकिन वो सॉर्सरर नहीं थे, इसीलिए वो अपनी टेक्निक यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन केंजाकू ने सोल मैनिपुलेशन से उनका पावर अवेकन कर दिया ताकि वो अपनी कर्स टेक्निक यूज कर सके। ये बिल्कुल वही चीज थी जो माहितो ने जुनपे के साथ की थी, लेकिन इस बार ये मास स्केल पर हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, जिस भी इंसान की कर्स टेक्निक अवेकन हुई है उसे 19 दिन के अंदर गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। ये रूल मेनली न्यूली अवेकन लोगों के लिए मैंडेटरी है। ऐसे लोग अपने मनपसंद के किसी भी कॉलोनी में एंटर करके खुद को एज अ प्लेयर रजिस्टर कर सकते हैं। पूरे जापान में केंजाकू ने 10 कॉलोनी बनाई हैं, जिन्हें गेम एरिया भी कहा जाता है। अब रूल नंबर 2, अगर कोई प्लेयर रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करता तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी।
अब जब भी किसी की कर्स टेक्निक रिमूव होती है तो जो ब्रेन रीवायर हुआ था वो कंप्लीटली मिसमैच हो जाता है और उस पर्सन की तुरंत मौत हो जाती है। ये रूल सिर्फ अवेकन लोगों पर ही लागू होता है, नॉर्मल सॉर्सरर जैसे मेगुमी नोबारा यूटा पर नहीं, क्योंकि उन्हें केंजाकू ने पावर्स नहीं दी थी। इसके बाद रूल नंबर 3, अगर कोई नॉन प्लेयर गेम स्टार्ट होने के बाद किसी भी कॉलोनी में एंटर करता है तो उसका पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। इसका मतलब उसे ना चाहते हुए भी फाइट करना ही होगा। हालांकि सिविलियंस को एक मौका मिलेगा कॉलोनी से बाहर निकलने का, लेकिन अगर वो दोबारा एंटर करते हैं तो पार्टिसिपेशन पक्का माना जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स एक दूसरे को मार करके पॉइंट्स गेन करेंगे और मारने का मतलब है जान से मारना। अब पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा ये हमें रूल नंबर 5 में बताया जाता है। पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन गेम मास्टर डिसाइड करेगा। जनरली नॉन सॉर्सरर्स यानी सिविलियन को मारने पर 1 पॉइंट और सॉर्सरर को मारने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है रूल नंबर 6, अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट कलेक्ट कर लेता है तो वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके एक नया रूल ऐड करवा सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। कोई पुराना रूल रिमूव नहीं हो सकता, कोई ऐसा रूल ऐड नहीं हो सकता जो एग्जिस्टिंग रूल को किसी तरह से काउंटर करता हो। इसके बाद आता है रूल नंबर 7, गेम मास्टर को एडिशनल रूल एक्सेप्ट करने ही होंगे जब तक वो रूल नंबर 6 के अंडर आते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू रूल गेम को एंड कर सकता है या किसी भी तरह से गेम में रुकावट ला सकता है तो गेम मास्टर उसे रिजेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद फाइनल रूल नंबर 8, अगर किसी प्लेयर के 19 दिन तक पॉइंट सेम रहते हैं तो उसकी कर्स टेक्निक ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी जाएगी। इसका मतलब जब से तुम कॉलोनी में एंटर करते हो तब से लेकर के नेक्स्ट 19 दिन तक तुम्हारे पॉइंट्स 0 ही हैं। मतलब तुम गांधी जी बनकर के घूम रहे हो, फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो गांधी जी के साथ हुआ था। खैर, अगर 19 दिन तक तुम्हारे पॉइंट्स चेंज नहीं हुए तो प्लेयर की कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, मतलब खत्म। इसी वजह से नॉर्मल सॉर्सरर्स को भी ना चाहते हुए अपने हाथ खून से रंगने पड़ते हैं। तो ये थे सारे रूल्स जो केंजाकू ने अपने खूनी खेल यानी कलिंग गेम के लिए बनाए थे। इसको कलिंग गेम नहीं, किलिंग गेम ज्यादा कहना सही रहेगा। खैर, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट जरूर करना। तो अब हम वापस इन पर आते हैं। इधर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि चोसो और यूकी यहाँ रुक के टेंगन की प्रोटेक्शन करेंगे। यूटा भी इस डिसीजन से खुश होता है क्योंकि वो दोबारा अपने बाकी दोस्तों से दूर नहीं होना चाहता था। मेगुमी कहता है कि वो सब तो ठीक है, बट हमें गोजो सेंसे को भी रिलीज करवाना है, क्योंकि अगर वो रिलीज हो गए तो सारा काम खुद संभाल लेंगे। अब आप सोचेंगे कैसे? तो जवाब सिंपल है, वो बंदा लिटरली सातोरू गोजो है यार, और इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? तभी टेंगन हवा में से ही प्रिजन रेल्म का बैक गेट निकालती है। टेंगन कहती है, केंजाकू के इसे ढूंढने से पहले ही मैंने इसे ढूंढ लिया था, और जो पर्सन फ्रंट गेट से सील हुआ है वो बैक गेट में भी होता है। तभी यूजी कहता है, तो फिर हम इसे जल्दी से ओपन कर देते हैं। तो टेंगन बताती है, प्रिजन रेल्म को सिर्फ वही ओपन कर सकता है जो उसका ओनर हो, यानी जिसके पास फ्रंट गेट हो, और वो अभी केंजाकू के पास है। इसलिए अब हमें इसे फोर्सफुली तोड़ना होगा, जिसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और दूसरा ब्लैक रोप। ये दोनों ही किसी भी कर्स टेक्निक के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीजें अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और इन्हें डिस्ट्रॉय भी गोजो ने ही किया था। मेगुमी और यूजी कहते हैं, ये इंसान ऐसा करता ही क्यों है? इसके बाद यूकी टेंगन से कहती है, इसके अलावा भी और कोई रास्ता तो जरूर होगा ना? तो टेंगन कहती है, हाँ, एक सॉर्सरर है जो 1000 साल पुराना है और अभी अवेकन हुआ है। उसका नाम है एंजल। उसकी कर्स टेक्निक ही यही है कि वो दूसरों की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर देती है। वो लोग पूछते हैं, अब ये एंजल कहाँ मिलेगी? तो टेंजन कहती है, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं केंजाकू के बनाई कॉलोनीज के अंदर कुछ भी नहीं देख सकती। उसके बाद टेंगन उन्हें सारी कॉलोनीज का मैप दिखाती है जो केंजाकू ने पूरे जापान में फैलाया होता है। इसके बाद मेगुमी पूछता है, ये रिचुअल कितने दिन तक चलेगा? तो टेंगन बताती है, ये प्लेयर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद सब लोग टाइम नोटिस करते हैं कि आज 9 तारीख है और अभी 9 बज रहे हैं। तो जो प्लेयर्स अवेकन हुए थे वो 31 अक्टूबर को हुए थे,
इसका मतलब अब उनके पास सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बचे हैं सुमिकी को बचाने के लिए, वरना रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग उसे पार्टिसिपेट करना ही होगा। उसके बाद मेगुमी और यूजी गेम मास्टर के बारे में पूछते हैं तो तेंगेन बताती है हर प्लेयर के पास एक शिकिगामी होगा जिसका नाम कोगाने है। ये कोई गेम मास्टर नहीं है, ये बस एक गेम इंटरफेस है जो तुम्हें रूल्स, पॉइंट और सब इंफॉर्मेशन देता है। रूल्स ऐड कराना भी इसी के थ्रू होता है। तुम इसे जब चाहो, जितनी बार चाहो बुला सकते हो। इसके बाद टेंगेन से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो कंप्लीट हो जाती है। चोसो और युकी को वहीं छोड़ करके बाकी सब जाने लगते हैं। माकी डिसाइड करती है कि वो जेनिन हाउस जाएगी ताकि वहां से सारे रिजर्व कॉस्ट्यूम ले आ सके। और अब जब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है तो ये काम काफी आसान हो जाएगा। वहीं यूटा डिसाइड करता है कि वो कलिंग गेम में ज्वाइन करेगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 100 पॉइंट कलेक्ट करेगा ताकि एक नया रूल ऐड कर सकें। यूटा उन्हें कहता है बस ये ध्यान रखना कि तुम सब एक ही कॉलोनी में एंटर ना करो, वरना आपस में ही लड़ना पड़ जाएगा। तभी उन्हें पता चलता है कि बैरियर्स के अंदर फोन्स काम नहीं करते, तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद माकी उनसे कहती है तुम दोनों किंजी हाकारी को ढूंढो। यूजी पूछता है किंजी, ये कौन है? तो यूटा बताता है वो 3rd ईयर का सस्पेंडेड स्टूडेंट है। माकी कहती है अभी हमें लोगों की जरूरत है, तो जो कर सकते हो करो, बस उस बंदे को ले आओ, वो बंदा बहुत कुछ अकेले संभाल लेगा। यूजी पूछता है क्या वो स्ट्रांग है? तो यूटा कहता है देखा जाए तो हाँ, क्योंकि अगर वो एक बार अपने जोन में एंटर कर गया तो वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद चोसो और युकी को छोड़ करके बाकी सब अपने अपने प्लान्स के हिसाब से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक स्टैंड अप कॉमेडी शो देखते हैं जहां एक बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसके जोक्स पर कोई हंस नहीं रहा होता। पूरी ऑडियंस बोर हो चुकी होती है। शो खत्म होते ही उस स्टैंड अप कॉमेडियन का बॉस उसे काफी सुनाता है टाकाबा, ये सब कब तक चलेगा और तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? वो टाकाबा को बुरा भला बोल करके चला जाता है। टाकाबा 35 साल का हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके बिल्कुल फैन नहीं होते। तभी रूम में बैठा एक आदमी कहता है मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं टाकाबा। ये सुनकर के टाकाबा उसे देखने लगता है। वो आदमी कहता है दुनिया में 2 तरह के कॉमिक्स बिकते हैं, पहला वो जो एक्चुअल में फनी होता है और दूसरा वो जिन्हें लोग समझते हैं कि वो फनी है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम कौन से कॉमिक हो। टाकाबा सोचता है मैं 50-50 हूं, नहीं 70-30 हूं, नहीं 50-50 ही हूं, लेकिन असल में मैं 70-30 ही हूं। और फिर हमें पता चलता है कि ये भी एक कलिंग गेम प्लेयर होने वाला है। अब इसके बाद हम माकी को देखते हैं जो जेनिन हाउस आ गई होती है। वहां नाओया भी होता है जो बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें ना तो सॉर्सरी यूज करने आता है और ना तुम कर्स स्पिरिट को देख सकती हो। ऊपर से जो थोड़ा बहुत तुम्हारा लुक्स था वो भी अब खराब हो चुका है। अब तुम्हें कोई अटेंशन नहीं देगा। ये कितनी दुख की बात है। बेसिकली वो उसे ह्यूमिलिएट कर रहा होता है, लेकिन माकी उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर वो वेपन रूम की तरफ जाने लगती है, वही वेपन रूम जहां पे सारे फॉरबिडन कर्स टूल रखे होते हैं जो कि कलिंग गेम के दौरान काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तभी उसकी माँ पीछे से रोकने का ट्राई करती है। वो कहती है वहां मत जाओ, वापस आ जाओ, हमें वेपन रूम में जाने का अलाउ नहीं है। लेकिन माकी कहती है मैंने क्लैन के लीडर से परमिशन ले लिया है। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब माकी मेगुमी को बताती है कि जेनिन क्लैन का हेड अब वो है। मेगुमी काफी सरप्राइज होता है और कहता है नो थैंक यू, मुझे कोई पागल खाने का लीडर नहीं बनना है। माकी बताती है कि ये नाओबितो की आखिरी इच्छा थी। उसने ये भी कहा है कि जेनिन क्लैन के सारे एसेट तुम्हें दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ वो फॉरबिडन कर्स टूल और ढेर सारे पैसे, पावर, इन्फ्लुएंस। लेकिन मेगुमी बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही क्यों नहीं बन जाती हेड, जिस पे माकी कहती है कि मैं नहीं बन सकती, मुझे क्लैन में कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। मेरे पास ना तो कर्स एनर्जी है ना ही मैं डोमेन बना सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद मेगुमी तैयार हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां माकी की माँ चिल्ला चिल्ला करके बोल रही होती है कि वापस आ जाओ, लेकिन माकी एक नहीं सुनती और वो अंदर जाते ही चली जा रही थी। फाइनली वो वेपन रूम के गेट तक पहुंच जाती है जो कि काफी ही ज्यादा बड़ा होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए गेट को खोल करके अंदर चली जाती है।
अंदर जाते ही वो पूरा शॉक हो जाती है। वो बोलती है, फादर आप यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी सीन शिफ्ट होता है नाओया और जिंची जेनिन पे। उनको ये सब के बारे में पहले से ही पता होता है। जैसा कि आपको पता है कि नाओया मेगुमी को मारने गया था कुछ दिन पहले, लेकिन जिंची का मानना था भले ही मेगुमी क्लैन का लीडर बनने लायक नहीं है, लेकिन हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। उसका गोजो क्लैन और कामो क्लैन के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, इसलिए अगर हम उसे बिना किसी रीजन के एलिमिनेट कर देंगे तो जेनिन क्लैन का पोजीशन और भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम पावर को शिफ्ट करने वाले स्ट्रगल में बाकी क्लैन से पीछे रह जाएंगे। नाओया बोलता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो? जिंची बोलता है, क्या तुमने अभी तक हेडक्वार्टर का नोटिस नहीं पढ़ा? उस नोटिस के अकॉर्डिंग गोजो सातोरू को शिबुया इंसिडेंट के लिए दोषी पाया गया है और उसे हमेशा के लिए जुजुत्सु सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया गया है। इसीलिए अगर कोई उसे प्रिजन रेल्म से निकालने की कोशिश भी करेगा तो वो एक क्राइम माना जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिंची बताता है कि हम इसका फायदा उठाकर मेगुमी, माकी और माई को मरवा देंगे और कह देंगे कि वो ट्रेटर्स हैं जो गोजो को प्रिजन रेल्म से निकालने में हेल्प कर रहे थे। इस तरह से हमारा दुश्मन भी मर जाएगा और कोई क्लैन वाले हमें ब्लेम भी नहीं डाल पाएंगे। नाओया पूछता है, तो क्या अंकल ओगी ये काम कर पाएंगे? जिंची बोलता है, ये प्लान उनका ही था। और तभी सीन शिफ्ट होता है माकी पे, जब उसके सामने उसका बाप ओगी जेनिन खड़ा होता है। वो बोलता है, यहाँ कोई कर्स टूल नहीं है, हमने पहले ही पूरा खाली करवा दिया था। और तभी हम देखते हैं कि माई जेनिन यानी माकी की ट्विन सिस्टर, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है, वो बोलती है, तुम यहाँ क्यों आ गई इडियट? ये सब देखने के बाद माकी अपना कर्स टूल निकालती है और अपने बाप की तरफ बढ़ने लगती है। ओगी भी फाइट करने के पोज में आ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है जेनिन क्लैन का प्रीवियस हेड मैं क्यों नहीं बन पाया? माकी बोलती है, हाँ क्योंकि तुम एक सनकी हो जिसे अपने बच्चों का ही मर्डर करना पसंद है। तभी ओगी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन माकी उसको अपने कर्स टूल से डिफ्लेक्ट कर देती है। ओगी दोबारा स्वॉर्ड घुमा के अटैक करने जाता है, लेकिन माकी अपना कर्स टूल से लिटरली उसके स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देती है। जैसे ही उसका स्वॉर्ड टूटता है, माकी को पता था कि उसका अटैक का रेंज अब कम हो गया है, इसीलिए वो उसके और क्लोज जा करके अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन ओगी अपने कर्स एनर्जी का यूज करके स्वॉर्ड के लेंथ को वापस से बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से माकी उसके अटैक के रेंज में आ जाती है और उसे एक काफी डीप कट लग जाता है। माकी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सरप्राइज रह जाती है, बट अब काफी देर हो चुका था। वो काफी ज्यादा ब्लीड करने लगती है और बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ओगी अपने दोनों बेटियों को ड्रैग करके ले जा रहा होता है और कहता है, मैं तुम दोनों की वजह से ही जेनिन क्लैन का लीडर नहीं बन पाया था। मैं किसी भी चीज में अपने भाइयों से कम नहीं था, सिर्फ एक चीज छोड़कर, मेरे पास तुम दोनों जैसे कमजोर और नाकामयाब बच्चे थे जो मुझे पूरी जिंदगी होल्ड बैक ही किए हैं। फिर वो उन दोनों को एक पनिशमेंट रूम में ले जा करके वहां छोड़ देता है। ओगी बताता है कि ये एक पनिशमेंट रूम है जहां पे काउंटलेस ग्रेड 2 या उसके नीचे के कर्स स्पिरिट होते हैं। वो अभी मुझसे डर रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा वो तुम दोनों को कुछ सेकंड में ही जिंदा खा जाएंगे। इतना कह करके वो यहां से जाने लगता है। इधर माकी अभी भी बेहोश होती है क्योंकि उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, लेकिन माई को होश आ जाता है। वो उठ करके तुरंत माकी के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा टफ हो, मुझे पता था एक दिन ये होने वाला था। जिसके बाद माई माकी को किस करती है, लेकिन माई का माकी को किस करने के पीछे कोई रोमांटिक रीजन नहीं था, बल्कि वो किस असल में फेयरवेल और सोल ट्रांसफर का सिंबल था। जुजुत्सु काइसन के रूल के हिसाब से ट्विन एक ही कर्स एनर्जी सिस्टम शेयर करते हैं और जब तक माई जिंदा थी माकी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकती थी। उस किस के साथ ही माई ने अपनी लाइफ को बाइंडिंग वॉ के थ्रू सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी सारी कर्स एनर्जी माकी से परमानेंटली हटा दी और एक परफेक्ट कर्स टूल बनाया। इस मोमेंट के बाद माई पूरी तरह से वैनिश हो जाती है और माकी फाइनली 0 कर्स एनर्जी के साथ कंप्लीटली हेवन रिस्ट्रिक्शन अनलॉक करती है। इसके बाद माकी को जैसे ही होश आता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और माई को अपने सामने मरा हुआ देखकर टूट जाती है।
हमें उसके हाथ में वो कर्स टूल भी दिखाई देता है जो माई ने बाइंडिंग वो के थ्रू बनाया था। तभी हम ओगी जेनिन को देखते हैं। वो नोटिस करता है कि यहाँ जितने भी कर्स स्पिरिट थे वो सबको किसी ने एक्सरसाइज कर दिया। लेकिन तभी उसे अचानक कुछ बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है जो कि उसे तोजी से काफी सिमिलर लग रहा था। वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा कैसे बच गई? और अपना स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हड्डियां तक जला दूंगा। और एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग रेंज स्लैश मारता है। लेकिन अगले ही सेकंड माके लिटरली अपने बाप का सर काट देती है, वो भी बिना उसके नोटिस किए। मतलब वो अब लिटरली तोजी के लेवल का बन चुकी थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनिन क्लैन के कैंप